प्रीति सोफे पर बैठी है और बड़े मजे से तरबूज खा रही है। तभी उसके पास आकर उसकी नई नवेली देवरानी सिमरन बैठती है, जिसे वो तरबूज को प्लेट देकर कहती है, ये लो सिमरन, ताजा ताजा ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। गर्मियों में तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं जेठानी जी, मुझे तरबूज कुछ खास पसंद नहीं। क्या तुम्हें तरबूज पसंद नहीं? अरे गर्मी में तो जगह जगह तरबूज मिलते हैं और तुम जानती हो मैंने तो छत पर तरबूज उगाए हैं। पता है 2000 में सारा सामान लाई थी मैं, जिसमें मुझे करीब 50 किलो तरबूज मिलेंगे। बस कुछ ही दिनों में तरबूज पक जाएंगे तो हम अपनी छत से उन्हें तोड़कर खाएंगे। ये एक पक गया था इसलिए खा रही हूँ, बहुत मीठा है। अरे यार, एक ऐसी गवार मेरी चेप हो गई है, कैसे भगाऊं इसे। अरे बहू, अपनी देवरानी को सिर्फ तरबूज ही खिलाती रहोगी या उसके साथ रसोई में जाकर खाना भी बनाओगी? छोटी बहू, तुम्हें भी यहाँ आए हफ्ते भर से ऊपर हो गया। अब तुम्हें अपनी जेठानी के साथ घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी और आज पहली रसोई कर लो। माँ जी, इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगी पहली रसोई। 1-2 दिन देवरानी जी को और आराम करने दीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर प्रीति तरबूज की प्लेट उठाकर तरबूज खाती हुई रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब कमरे में सिमरन कपड़े इस्त्री कर रही होती है तो प्रीति उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ऊपर छत पर ले जाती है और उसे अपने तरबूज की खेती दिखाती है। ये देखो मेरे तरबूज की खेती देखो, इसमें से कुछ तरबूज तो पक भी चुके हैं। हद होती है जेठानी जी, मेरे पैर जल रहे हैं छत पर। और आप गांव की गंवार हैं, आपको धूप और गर्मी बर्दाश्त है, मुझे नहीं। छत पर लाने से पहले बता तो देती, मैं चप्पल डाल लेती। अगर मेरे पैर में छाले हो गए तो मैं अपनी मॉडलिंग कैसे करूंगी, सोचा है कभी आपने? और रही तरबूज की बात, तो आपका तरबूज आपको ही मुबारक हो। हाँ देवरानी जी, भला मॉडर्न लोगों को अच्छी चीज क्यों ही पसंद होगी। पर मेरी भी एक बात गांठ बांध लो, गर्मियों में तरबूज खाओगे तो चेहरे पर ग्लो आएगा। खैर मुझे क्या, मेरे तो कुछ तरबूज पक गए, मैं तो उन्हें चली तोड़ने। धूप से सिमरन परेशान होकर नीचे चली जाती है तो वहीं प्रीति तपती धूप में पके हुए तरबूज तोड़कर नीचे किचन में लाती है और टेबल पर बैठकर उन्हें काटती है। तभी सिमरन भी रसोई में आती है। वैसे मेरे सस्ते और अच्छे तरबूज को देखकर तुम्हारे मुंह में पानी तो आ रहा होगा। खाना है तो बोल दो, दे दूंगी। नो थैंक्स जेठानी जी, मैं आप जैसी गवार नहीं जो तरबूज खाने के लिए तरबूज को छत पर ही उगा लूं। वैसे भी मुझे गर्मियों में आम पसंद है और आम साल में एक बार आता है। अगर गर्मियों में आम ना खाया तो क्या खाया? बड़ी बहू, क्यों अपनी देवरानी को जलाती है? उसे नहीं खाना तरबूज, उसे नहीं पसंद तो छोड़ दे। और बहू, तुझे आम पसंद है तो मैं शाम को रोशन से कहकर तेरे लिए आम मंगवा दूंगी। इतना बोलकर सुमित्रा अपने बेटे को फोन करती है और शाम को आते हुए आम लाने को कहती है। अब रात को आते हुए रोशन आम ले आता है, जिसके बाद सब खाना खाते हैं और सिमरन खाना खाने के बाद आम काट कर लाती है तो वहीं प्रीति एक और तरबूज लाती है और काट कर खाती है। डाइनिंग टेबल पर ही तभी सिमरन अपनी जेठानी से कहती है, ये देखो जेठानी जी से कहते हैं आम, और आम फलों का राजा होता है। अब आम के सामने कौन बेवकूफ तरबूज खाए? और ये रोशन मॉल से लाए हैं, पूरे 1000 के 1 किलो मिले हैं। हाँ हाँ, मानती हूँ आम फलों का राजा है, पर भूलो मत तरबूज भी सिर्फ गर्मियों में ही मिलता है। गर्मी से बचने के लिए तरबूज ठंडा होता है। इतनी महंगी गरम आम खाओगे तो मॉडलिंग कैसे करोगी? एक दिन छत पर गई तो कहने लगी पैर में छाले हो जाएंगे। अब आम खाकर अगर फोड़े फुंसी हो गए तो? अरे तुम दोनों क्यों बच्चों की तरह लड़ती रहती हो हर समय? तुम दोनों को जो खाना है खाओ ना आराम से। माँ जी, मैं तो अपनी मॉडर्न देवरानी का भला ही चाहती थी, अब उसे ही अपना भला नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ? खैर, इसके आम तो कल शाम तक खत्म हो जाएंगे, पर मैंने तो छत पर अपने तरबूज की खेती करी है। मेरा तो ये तरबूज खत्म हुआ, अब जा रही हूँ मैं दूसरा तरबूज तोड़ने। इतना बोलकर प्रीति फिर से छत पर जाती है और अपने लिए एक पका हुआ तरबूज तोड़कर नीचे लाती है और अपनी देवरानी को दिखाने लगती है। ये देख सिमरन प्रीति से कहती है, आपने जो छत पर तरबूज उगाए हैं वो कोई सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सीधी धूप पड़ती है उस पर और नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं वो तरबूज। मैं आपको मॉल के आम लाकर दिखाऊंगी और दिखाऊंगी उसकी खुशबू और उसकी ताजगी क्या होती है। इतना बोलकर सिमरन रोशन के साथ कमरे में जाती है और अगले दिन फिर रोशन के साथ मॉल जाती है और वहां अलग अलग आम देखने लगती है। रोशन, देख रहे हो मॉल में कितनी सारी आम की वैरायटी है। मुझे गंवार जेठानी को मॉल लेकर आना चाहिए था, तब उन्हें पता चलता। उन्होंने छत पर सिर्फ एक वैरायटी के तरबूज उगाए हैं, पर मॉल में कितने अलग अलग वैरायटी के आम मिलते हैं। ये सिंदूरी आम, मुंबई और दशहरी आम, समझ नहीं आ रहा कौन सा लो। आज 5000 के आम तो लेकर ही जाऊंगी मैं। यार सिमरन, जो लेना है जल्दी से लो, पैसे हैं मेरे पास। सिमरन रोशन के साथ अलग अलग वैरायटी के 5 किलो आम लेकर घर आती है, जो कि पूरे 5000 के पड़ते हैं। और जब वो घर आती है तो वो घर के बाहर अपनी सास को ठेले से आम लेता देखकर बोलती है,
माँ जी, आप ये आम किसके लिए ले रही हैं? मैं तो मॉल के आम खाती हूँ, आप रहने दीजिए। मैं मॉल से अपने लिए ढेर सारे आम लेकर आ चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं। 5 किलो आम सिर्फ 5,000 रुपए में मिल गए। सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू बड़ी मॉडर्न है। बताओ, अब आम भी मॉल से लेकर खा रही है, और वो भी इतने महंगे। उसको जाकर बताओ कि इससे पहले जो उसने आम खाए वो भी मोहल्ले से खरीदे हुए थे, और वो सिर्फ 200 रुपए के थे। बहन जाने दो ना, सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे भी मैं अपनी बहू पर किसी भी चीज की रोक टोक नहीं करती। इतना बोलकर सुमित्रा बिना आम लिए घर में आ जाती है। समय यूं ही बीतता है और जब भी सिमरन का आम खत्म होता है वो खुद ही मॉल चली जाती है और आम देखने लगती है। एक काम करती हूँ, आज मैं अपने लिए सब में से 2 किलो आम ले लेती हूँ। अरे यार, तो बड़े महंगे हैं, पर मॉल की चीज तो अच्छी होती है, इसलिए महंगी तो होगी ही, ले लेती हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर सिमरन मॉल से अलग अलग आम लेकर घर आती है 2000 में। अब एक तरफ छत से तोड़कर प्रीति तरबूज खाती है तो वहीं सिमरन मॉल के आम लेकर खाती है। और जब सुमित्रा रसोई में जाती है तो वो देखती है कि पूरा डस्टबिन आम और तरबूज के छिलके, गुठली और बीज से भरा पड़ा है। साथ ही रसोई में भी कूड़ा फैला हुआ है। हे भगवान, इन दोनों ने तो मेरी रसोई को कूड़ा घर बना दिया। इन्हें मैं अगर डांटूंगी तो ये मुझसे मन ना चुरा ले, प्यार से समझाना पड़ेगा। सुमित्रा दोनों बहुओं को आवाज देकर रसोई में बुलाती है और कूड़ा दिखाते हुए उनसे कहती है, प्रीति और सिमरन, ये तुमने क्या किया हुआ है? रसोई का हाल, तरबूज आम खा रही हो तो सफाई तो रखो बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल मत खाओ, खाओ, पर सफाई भी रखो ना। माँ जी माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ, और मैं भी आगे से ध्यान रखूंगी और ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है बेटा। सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को समझाकर चली जाती है, पर अब भी दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन प्रीति छत से तरबूज हाथ में लेकर आ रही होती है और सिमरन को आम खाता देख उसके चेहरे पर निकले पिंपल का मजाक बनाती है। और मत मानो मेरी बात, आम खाकर अभी छोटे छोटे पिंपल निकले हैं। कुछ दिनों में यही पिंपल पूरे चेहरे पर निकल जाएंगे। अभी मौका है, छत से जाकर अपनी पसंद का तरबूज तोड़कर खा लो। ये गंवार खुद को समझती क्या है? मैं आज इसकी तरबूज की खेती ही उजाड़ दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे मेरा मजाक बनाती है। गुस्से में आकर सिमरन छत पर जाती है और जितने भी पके हुए तरबूज थे वो सारे तोड़कर पड़ोसियों में फ्री में बांट देती है। आंटी जी, हमारी छत पर बहुत सारे तरबूज हो गए, हमने सोचा हम अकेले खा नहीं पाएंगे तो क्यों ना आपको भी दे दिया जाए। और ये बहू, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं ऐसे ही तुम्हें घमंडी समझ रही थी। पड़ोसी के मुंह से तारीफ सुनकर सिमरन को बहुत अच्छा लगता है और जब प्रीति छत पर जाती है तो वो अपने पके तरबूज न देखकर आग बबूला होती है और खुद से कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे सारे तरबूज तुमने गायब किए हैं देवरानी जी, पर अब देखना कैसे मैं तुम्हारे सारे आम पड़ोसियों में बांटती हूँ। प्रीति भी बदला लेने के लिए फ्रिज से जाकर उसके सारे महंगे आम पड़ोसियों में बांट देती है, जिस वजह से दोनों देवरानी जेठानी में एक बार फिर भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। मॉडर्न होगी तुम अपने लिए, आम खा खाकर तुम्हारा पूरा मुंह सड़ गया है और तुम्हें मेरी इतनी अच्छी चीज पड़ोसियों में बांट दी। अब बोल, मजा आया ना तुझे भी? दीदी, मैं तो वो आम मॉल से खरीद कर लाई थी, वो भी 5,000 रुपए के, और उन्हें आपने लोगों में बांट दिया। तो क्या हुआ, मैं फिर से मॉल से आम ला सकती हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर अब आप अपने तरबूज कैसे खाओगे? तुम मेरी चिंता मत करो सिमरन, मेरे तरबूज की खेती में कुछ फूल हो गए हैं और कुछ कच्चे तरबूज भी हैं जो 1 हफ्ते के अंदर पक भी जाएंगे। ये सब बाहर से आई सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी देखती है और मन में कहती है, ये दोनों कितना लड़ती हैं, अगर मैं किसी की साइड लूंगी तो दूसरी मुझसे रिश्ते खराब कर लेगी, इससे अच्छा मैं दोनों को प्यार से ही समझाने की कोशिश करती हूँ। अरे बेटा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? मैं मंगवा दूंगी आम और तरबूज, पर घर में शांति रखो ना बेटा। सुमित्रा भी सब्र का घूंट पीकर अपनी दोनों बहुओं को एक बार फिर समझाकर चली जाती है, पर सुमित्रा की बहुएं बाज आने से रहीं। 1 हफ्ते बाद फिर से प्रीति के तरबूज की बेल में तरबूज आ जाते हैं और वो सारे तरबूज तोड़कर फ्रिज में रख देती है। तो वहीं मॉल से 10,000 के 2 पेटी आम लाकर सिमरन भी फ्रिज में रख देती है, जिस वजह से बाहर रखा खाना खराब हो जाता है। और जब सुमित्रा रसोई में जाती है तो वो खराब खाना देखकर बहुत गुस्सा होती है, और जब फ्रिज खोलती है तो पूरा फ्रिज आम और तरबूज से भरा देख उसका गुस्सा फूट जाता है और वो सारे फल निकालकर गरीबों में बांट देती है और खुद छत पर जाकर तरबूज का पौधा जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। मैंने तुम दोनों को इतनी छूट दे दी कि तुम्हारी वजह से घर का अनाज बर्बाद हो रहा है। तुम दोनों खाना नहीं खाती और ना ही खाना फ्रिज में रखती हो। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
उस दिन सुमित्रा का गुस्सा देख दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं और अगले दिन जब सिमरन उठती है तो उसका चेहरा पिंपल से भरा होता है, तो वहीं प्रीति को भी तगड़ा जुकाम हो जाता है। एक को जुकाम से सांस नहीं लिया जा रहा और एक का तो नक्शा ही बिगड़ गया है चेहरे का। और खाओ तरबूज और आम। माँ जी, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कुछ भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अब से मैं लिमिट में रहकर आम खाऊंगी। और मैं तो कान पकड़ रही हूँ कि इतने ज्यादा तरबूज कभी नहीं खाऊंगी। इस तरह सुमित्रा की दोनों बहुओं को अकल आ जाती है और सुमित्रा को उनकी बचकानी हरकतों से छुट्टी मिल जाती है। ये तो काफी सही है। क्यों मनीषा बहन, ठीक कह रही हो ना। मैं पहले हमें सब्जियां लेने के लिए इतनी दूर कड़ी धूप में मंडी जाना होता था। सब्जियां लेकर आने में ही कब दोपहर से शाम हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तो हमें घर बैठे हरी सब्जियां मिल रही है और आने जाने का किराया बच रहा है, सो अलग। आप लोगों से जो मैंने कल बैंगन लिए थे काफी अच्छे निकले। वो काटने के बाद बिल्कुल भी खराब नहीं थे। सब्जी भी काफी बढ़िया बनी। यही तो फायदा है कि घर में ही सब्जियों की खुद खेती करो। जितनी हो सके ताजी हरी सब्जियां खाओ, वो भी बिना मिलावट के। वैसे आप लोगों ने जो जो सब्जियां बोली थी वो सब तैयार है। शाम को आकर घर से ले जाइएगा। शहर में जहां पर हर चीज हमें कुछ कदमों पर ही मिल जाती है, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो या घर का कोई सामान, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इन पांचों बहू ने आखिरकार किस तरह अपने घर में ही छत पर अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती करी, जिससे इनके साथ साथ उनके पड़ोसियों को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। क्या कारण था इसके पीछे का, ये इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुमन, मैंने आटा लगा दिया है। तुम फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काट लो, जब तक मैं बाकी के मसाले तैयार कर लेती हूँ। सुमन फ्रिज खोलकर जैसे ही सब्जी निकालती है तो देखती है कि आधी से ज्यादा सब्जियां खराब हो गई हैं। ये सब्जियां तो हम परसों ही लेकर आए थे ना। ये 2 दिन में सब्जियां खराब कैसे हो गई? पता नहीं, जब ली थी तब तो काफी ताजी थी। इतनी जल्दी सब्जी खराब तो नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या बनाए खाने में? लगता है आज भी दाल बनाना पड़ेगा। उन खराब सब्जियों को कूड़ेदान में फेंक अब दाल बनाने की तैयारी करने लगती है। ये क्या बहू, कल भी तुमने दाल बनाई थी, आज भी खाने में दाल ही बनाई। सब्जी लेकर तो आई थी तुम, तो सब्जी क्यों नहीं बनाई? माँ जी, वो सारी सब्जियां फ्रिज में रखे रखे ही खराब हो गई, इसलिए आज दाल बनानी पड़ी। 2 दिन में ही सारी सब्जी खराब कैसे हो गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। सब्जी वाले सब्जी में तो कोई मिलावट नहीं कर रहे। मैंने सुना है सब्जियां उगाने के लिए लोग सब्जियों की खेती के समय ही उसमें दवाई मिला देते हैं। मुझे लगता है गर्मी ज्यादा ही हो रही है ना, इसीलिए सब्जी खराब हो गई। कोई बात नहीं, तुम कल जाकर फिर से सब्जी ले आना। पांचों बहुएं सब्जी लेने के लिए रिक्शा पकड़कर घर से दूर बनी एक सब्जी मंडी में जाती हैं, जहां हद से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। हे भगवान, कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। मंडी में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। सब्जी कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग सब्जियां लेने के लिए जाते हैं। पांचों बहुएं अलग अलग होकर सब्जियां लेने लगती हैं। अरे भाई साहब, कटहल और भिंडी नहीं है क्या आपके पास? पूरी मंडी में देख लिया, किसी के पास भी कटहल भिंडी नहीं है। अरे बहन जी, मेरे पास कटहल भिंडी नहीं दिख रही है तो समझ जाइए कि होगी भी नहीं। आप एक काम करिए, ये लौकी टिंडे देख लीजिए। ये लौकी कैसे दी? लौकी 40 रुपए किलो, टिंडे 30 रुपए किलो और मूली 45 रुपए किलो है। अगर इसकी जगह गोभी मटर होता तो भी समझ में आता। इन सब्जियों को तो कोई खाता भी नहीं है, फिर भी इतनी महंगी सब्जी कर रखी है तुम सब्जी वालों ने। तो सच में लूट मचा दी है। पांचों बहुएं ज्यादा पैसे देकर कम से कम सब्जियां ही ले पाती हैं और सब्जियां लेकर रिक्शे के लिए कड़ी धूप में सड़क किनारे खड़ी हो जाती हैं। हद होती है। एक तो सुबह सुबह इतनी दूर सब्जी लेने के लिए आओ, ऊपर से मंडी में इस कदर भीड़ है कि सांस भी नहीं ली जा रही। सब्जियों के दाम तो पूछो ही मत, और अब रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। मेरे तो पैर ही दुखने लग गए खड़े खड़े। ये रिक्शे वाला कब आएगा? तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद रिक्शा वाला आता है, जिसमें बैठकर पांचों बहुएं अब घर आ जाती हैं। 2 दिन पहले लाई हुई सब्जियां अब तीसरे दिन फिर से खराब हो जाती हैं, जिससे चिढ़कर आज फिर से बहू दाल चावल बनाती है। अरे यार, सब्जियां तो खराब हुई, लेकिन धनिया लेकर आए थे वो भी खराब हो गई। अब बिना धनिया के दाल में मजा थोड़ी ना आएगा। माँ जी ने भी तो आंगन में धनिया और मिर्च के पौधे उगा रखे हैं। काम करती हूँ, वहां से मैं ले आती हूँ। लक्ष्मी ये बोलकर आंगन में धनिया लेने के लिए जाती है, तो वहीं लक्ष्मी की बात को सुनकर शीतल को एक ख्याल आता है। तुम लोगों ने ये सोचा कि हम सब्जियां लेने के लिए इतनी दूर मंडी में जाते हैं, लेकिन धनिया मिर्च तो अपने आंगन में ही मिल जाती है। माँ जी ने कितने अच्छे तरीके से आंगन में धनिया मिर्च उगा रखी है। अगर हम अपने आंगन में इसी तरह 3-4 सब्जियां और उगा लें तो कितना सही रहेगा। हम आंगन में खेती कर सकते हैं। खेती के लिए तो प्रॉपर एक जमीन, मिट्टी, धूप और अच्छा वातावरण चाहिए होता है। हमारे यहाँ का वातावरण कौन सा खराब है, और आंगन में तो मिट्टी है ही, धूप भी अच्छी खासी आती है आंगन में, और हम समय से पानी भी दे दिया करेंगे।
पहले बहुएं काफी देर तक सोचती हैं और आखिर में उन्हें भी ये बात अच्छी लगती है, जिसके बाद अब वो सभी ऑनलाइन खेती करने का तरीका देखकर आंगन में खाद और बीज डालकर अच्छे से पानी डाल देती हैं। चलो अब कुछ हफ्तों में ही हमारी मेहनत रंग लाएगी। अब बस हमें रोज अच्छे से पानी देना और इनका ध्यान रखना है। हमने 3-4 तरीके की सब्जी के बीज बो दिए हैं। अब जब हमारे आंगन में सब्जी उग गई ना तो सारे मोहल्ले वाले देखते ही रह जाएंगे। 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही उन बीज के अंदर से पौधे निकलने लगते हैं, जिन्हें देख वो सभी बहुएं काफी खुश होती हैं और कुछ ही वक्त में वो पौधे अब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जिससे छोटे छोटे सब्जियां भी उगनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देख मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्ते और गाय अब इन 5 बहू के आंगन में बार बार आकर उनकी उगी हुई सब्जियों को तोड़कर खाते तो कभी नुकसान पहुंचाते हैं। आज फिर गाय ने कितने सारे पौधे खाकर खराब कर दिया। घर में तो खेती करना ही बेकार है। अगर आंगन में खेती नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह बचती है खेती करने की। हमारे खिड़कियों के छज्जे काफी ज्यादा बड़े हैं, हम लोग गमले में बीज बोकर वहाँ रख सकते हैं। वहाँ तो गाय और कुत्ते भी नहीं पहुंचेंगे और अच्छे से धूप भी लग जाएगी। अब सभी बहुएं ऐसा ही करती हैं और गमले में बीज बोकर उन्हें खिड़कियों की चीजों पर रख देती हैं। लेकिन मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे आए दिन अपनी क्रिकेट बॉल से कोई ना कोई गमला गिराकर तोड़ दिया करते थे। यहाँ खिड़की पर भी हमारी सब्जियां नहीं उगी। मुझे तो लगता है कि सब्जियां उगाने का आइडिया ही बेकार था। अब कहाँ उगाएं सब्जियां अपने कमरों में? एक जगह है हमारे घर की छत, काफी ज्यादा बड़ी है। वहाँ ना तो कोई जानवर आएगा और ना ही बच्चों की बॉल। हम वहाँ पर खेती कर सकते हैं। भला कोई छत पर कैसे खेती कर सकता है? अब हम खेती करने के लिए छत थोड़ी ना खोदेंगे। छत खोदने की कोई जरूरत नहीं है। हम गमले, बाल्टियों और टब में भी मिट्टी डालकर उसमें भी सब्जियों की आराम से खेती कर सकते हैं। पल्लवी कह तो ठीक रही है, वह हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। 5 बहुएं आंगन और खिड़की से हार कर आखिर में छत पर जाती हैं और छत पर अपनी सब्जियों की खेती शुरू कर देती हैं। कुछ हफ्तों में छत पर उन सभी बहुओं की सब्जियों के पौधे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी कहाँ परेशानी खत्म होने वाली थी। जहां आंगन में जानवर और खिड़कियों पर बच्चों की बॉल से उनकी सब्जियों को नुकसान होता था, तो वहीं छत पर आने वाले कबूतर और कौवे आए दिन उनकी सब्जियों को तोड़कर खाने लगते हैं। यार सच में हद होती है। यहाँ हमने इतनी मेहनत जुगाड़ से छत पर सब्जियों की खेती की है, लेकिन अब इन कबूतरों ने नाक में दम करके रख दिया है। क्या करें अब इन्हें भगाने के लिए? अब छत पर तो पूरा दिन बैठ नहीं सकते। अब लगता है कि जिस तरह गांव में लोग अपने खेतों के बचाव के लिए बीज को बना कर रखते हैं, ठीक उसी तरह अब हमें भी यही करना होगा। 5 बहुएं मिलकर लकड़ी, कपड़े और मटके की मदद से एक बिज को बनाकर छत पर रख देती हैं, जिसे देख अब कोई भी कौवा और कबूतर उनके छत पर नहीं आता है। वहीं अब छत पर उनकी सब्जियां भी अच्छी खासी हो जाती हैं। सारी सब्जियां तो काफी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब तो हमने बनाकर आराम से खा सकते हैं। कितनी ज्यादा सब्जियां हैं ना, हमारे हर दिन से ज्यादा ही आपने सब्जियां उगा ली हैं। छत पर उगी अपनी ताजी सब्जियों को जब 5 बहू बनाती हैं तो उसका स्वाद घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब वो सभी बहुएं छत पर ही अपने सब्जी उगाने के काम को जारी रखती हैं। तुम 5 ने तो छत पर ही कितने तरह तरह की सब्जियों की खेती कर ली। कल तो मैंने अपनी छत से देखा था कि तुमने टमाटर भी उगा लिए। जरा 2-4 टमाटर हमें भी दे दो। एक काम करो, आधी किलो दे दो और पैसे ले लेना। 1 किलो बैंगन दे देना। आज मेरे दोनों भाई आए, उन्हें बैंगन खाने का काफी शौक है और घर में बैंगन ही नहीं है। कहाँ इतनी दूर जाकर मंडी से बैंगन लेकर आऊंगी, बदले में पैसे दे दूंगी। अपने परिवार की जरूरत से ज्यादा ही सब्जियों की खेती कर ली थी। वहीं पड़ोसियों की मांग देख लोगों को ही सब्जी बेचना शुरू करती हैं, जिनसे उन्हें काफी मुनाफा होता है। वहीं आज पड़ोस के लोगों को भी 5 बहू की बदौलत रोज हरी ताजी सब्जी खाने को मिल जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और आज काफी समय के बाद उनके मोहल्ले में सब्जी के ठेले वाला आता है। कहने को उसे ठेले वाले के पास काफी सारी सब्जियां थी, लेकिन सारी सब्जियां आधे से ज्यादा बासी हो गई थी। क्या भैया, आपके ठेले पर तो इतनी सारी सब्जियां हैं, लेकिन कोई भी ताजी सब्जी नहीं लग रही है मुझे। क्यों, हम लोगों को बासी सब्जियां बेच रहे हो आप? अरे बहन जी, ये सब सब्जियां मैं उगाता थोड़े ना हूँ। जो किसान लाकर देते हैं वही तो बेचूंगा। अब मुझे क्या पता वो किस तरह की सब्जियां दे रहे हैं। अब मेरी तो यही रोजी रोटी है, तो क्या करूं मैं। भैया, अगर आप किसान से सब्जियां लेकर बेचते हो तो इससे अच्छा आप हमसे सब्जी लेकर क्यों नहीं बेचते। हम छत पर ही काफी सारी अलग अलग तरह की ताजी सब्जियों की खेती करते हैं। आप जितना किसान को देते हैं उतना ही हमें दे दीजिएगा और ताजी सब्जी देकर तो लोग ज्यादा पैसे देकर खरीदेंगे। इससे आपको भी मुनाफा और हमें भी मुनाफा।
अब वो सब्जी वाला उन 5 बहुओं से सब्जी लेकर बेचता है, जिससे उसके खरीदार भी बढ़ते हैं और इन 5 बहू को भी फायदा होता है। कुछ समय में 5 अपने घर के आंगन में लोहे के जाले भी लगवा लेती हैं, जिससे अब वो छत के साथ साथ आंगन में भी आराम से सब्जियों की खेती करती हैं। इसी तरह अपनी सब्जियों के काम को भी जारी रखती हैं।